करीब 19 साल का एक लड़का जो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वो लड़का कभी फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता था, कभी मज़दूरी करता था, कभी इधर-उधर काम की तलाश में निकल जाया करता था। एक दिन वो लड़का हलवाई के घर जाता है, किसी काम से हलवाई से बातचीत करने के लिए। जब लगातार आवाज़ लगा रहा था, तो आवाज़ लगाते-लगाते घर में पता चलता है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन बाथरूम की तरफ से आवाज़ आ रही थी। घर में इस वक़्त कोई नहीं है, कौन हो, क्या बात है, क्या काम है? लड़का समझ जाता है कि ये हलवाई की बेटी है जो बाथरूम के अंदर नहा रही है। उस लड़के के दिमाग में गलत ख्याल आ जाता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और नहाती हुई उस लड़की की वीडियो फोटोग्राफ अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। लेकिन इस बात की भनक वो उस लड़की को लगने नहीं देता। इसके बाद यहाँ से जो काम था वो इंतजार कर रहा था, लड़की आती है, आने के बाद अपने बातचीत होती है, वो लड़का चला जाता है। फिर दोबारा मौका उसे मिलता है। मौका मिलने के बाद उस लड़की के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि तुम नहाती हुई कुछ ऐसे दिखाई देती हो, तुम्हारे फोटो ऐसे दिखते हैं। जैसे ही लड़की ने अपनी तस्वीरों को देखा, वीडियो को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके साथ ये हुआ क्या है। वो लगातार हाथ जोड़ रही थी, पैर जोड़ रही थी, तमाम कोशिशें कर रही थी, उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़के के दिमाग में नहीं आता। अब लड़के ने उस लड़की से अजीब तरह की डिमांड रखना शुरू कर दिया, अपनी ख्वाहिशों को रखना शुरू कर दिया। कभी वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात करता था, तो कभी उससे पैसे की डिमांड करने लगता है। लड़की ने कहा कि तुम बताओ कितने पैसे चाहिए। लड़के ने मांगे उससे 50,000 रुपये, लेकिन लड़की के पास इतनी मोटी रकम थी ही नहीं। अब उस लड़की ने खाना पीना ये सब चीज़ छोड़ देती है, लगातार टेंशन में आ जाती है। एक दिन उस लड़की के पिता ने पूछा कि बेटा, तुम लगातार टेंशन में रहती हो, तुम्हारी सेहत गिरती चली जा रही है, क्या बात है, क्या नहीं है? तब जब पिता ने अपनी बेटी से बार बार ये बात पूछी, तब उस लड़की ने अपने पिता को जो कहानी बताई कि एक दिन वो बाथरूम में नहा रही थी, उसका वीडियो मोबाइल पर उतार लिया गया है। पिता को ये बात बड़ी अजीब लगती है और पिता ने उस लड़के को धोखे से बुलाते हैं और धोखे से बुलाने के बाद उस लड़के का कत्ल कर देते हैं। कत्ल तो कर दिया जाता है और उसके बाद फिर पुलिस भी तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन 8वीं फेल वो हलवाई, उसने पुलिस को 1-2 महीने नहीं, लगभग 19 महीने तक छकाया। आखिरकार जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हलवाई जो इतना कम पढ़ लिखा था, उसने बड़े बड़े काबिल ऑफिसरों को भी घनचक्कर यानी कि उनके दिमाग घुमा दिया, उनके पसीने छुड़ा दिए। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ लोग तो शायद ये कहेंगे कि बाप ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बाप को पुलिस के पास जाना चाहिए था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा की। ज़िला आगरा का एक थाना लगता है, उस थाने का नाम है सैया। सैया थाना क्षेत्र का एक जगह है जिसका नाम है आगरा ग्वालियर हाईवे पर कटी पुल। कटी पुल के पास 20 फरवरी 2024 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त था। एक किसान अपने सरसों के खेत की तरफ आया हुआ था। किसान जैसे ही अपने सरसों के खेत को देख रहा था, इसी बीच में किसान की नज़र पड़ जाती है अपने ही सरसों के उस जगह पर, खेत पर, जहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बड़े हिस्से में आग लगी हुई थी, उसकी सरसों जली हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार किसी ने उसकी सरसों को इस तरह से क्यों जलाया है। तभी वो ये पता करने की कोशिश करता है। जब वो नज़दीक पहुंचता है, नज़दीक जाने के बाद देखता क्या है कि वहां पर एक नीले रंग का ड्रम है, जो कि बड़ी मात्रा में यानी कि लगभग 100% जल चुका है। थोड़ा बहुत हिस्सा था जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये एक नीला ड्रम है। उसने फिर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस ड्रम के अंदर क्या था। तो एक लाश का ठप्पा सा बना हुआ था, एक लोथरा सा बना हुआ था, जो वो भारी मात्रा में जल चुका था। ये देखकर खेत का मालिक एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तत्काल ही उसने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाया और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, तो डॉग स्क्वाड, सीओ हों या फिर इस इलाके के एसएचओ हों या फिर इस इलाके के पीवीआर हो, तमाम पुलिस बल यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। इस लाश को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे कि किसी ने हत्या करने के बाद इस यहाँ पर लाकर इस लाश को जलाया है और ड्रम के अंदर सीधे सीधे आग लगा दी गई है। किसकी लाश है, किसकी नहीं है, पुलिस ने बस यही पता करने के लिए अपने स्तर से जो प्रयास कर सकते थे, पूरे जिले के अंदर वायरलेस कराया जाता है और वायरलेस कराने के बाद बताया जाता है कि एक अज्ञात लाश है। इसके बारे में जिस किसी को भी सूचना हो वो जल्दी से संपर्क करें। साथ ही जो आसपास के जिले थे, जो इस आगरा जिले की सीमा से सटे हुए जितने भी जिले थे, सभी जिलों को ये भी सूचना दी जाती है, वायरलेस कराया जाता है कि एक लाश मिली है और लाश किसकी है, इसके बारे में कोई जानकारी जिसके पास भी मिलती है, तत्काल ये बताए, संपर्क करे पुलिस से। अब मीडिया वालों को बुलवाया जाता है, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर काम करते हैं या फिर न्यूज़ पर काम करते हैं, सभी को बुलाया जाता है। सभी से कहा जाता है कि ये सूचना चारों तरफ फैला दो, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार किसी के घर में कोई व्यक्ति, कोई आदमी गायब हुआ है,
तो उसके बारे में पता चल सके। आखिरकार इसी बीच में जब पुलिस ने लगातार सूचना दी, तो सूचना देने के बाद मलपुरा थाना लगता है, आगरा का ही एक थाना है, मलपुरा का एक गांव लगता है कबूलपुर, और कबूलपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लाल सिंह होता है। दरअसल लाल सिंह 19 फरवरी 2024 की ये बात है, ये थाने जाता है, मलपुरा में जाने के बाद कहता है कि उसका 19 साल का बेटा है राकेश, जिसका नाम है राकेश। दरअसल घर से वो 18 तारीख को गया था फोटोग्राफी का काम करने के लिए, लेकिन घर वापस लौट कर नहीं आया। तभी दरोगा को याद आता है, उसने कहा कि एक लाश मिली है, वहाँ चलते हैं। यानी कि ये 19 तारीख में ये सूचना दे के आया था थाने में, और 20 तारीख को, ये अगले दिन 3 बजे के आसपास लाश मिली थी। दरोगा ने इस लाल सिंह को बुलाया, लाल सिंह को बुलाने के बाद सीधा वहीं पहुंच गया, सैया थाना क्षेत्र के उसी जंगल में, उसी जगह पर जहां पर सरसों के खेत में वो लाश थी। अब उस लाश को दिखाया जाता है लाल सिंह को। लाल सिंह लाश देखता है, देख के कहता है कि साहब ये मेरे बेटे की लाश नहीं हो सकती, ये नहीं, ये मेरे बेटे की लाश नहीं है। तो साफ साफ इनकार कर देता है। पुलिस वाले बार बार कह रहे थे कि एक बार गौर से देख लो, कुछ भी जो भी बारीक से बारीक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप एक बार देख लो, हो सकता है यहाँ से आपको कुछ सफलता मिल जाए। लेकिन लाल सिंह ने साफ इनकार कर दिया। लाल सिंह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ज़्यादा होशियार भी नहीं है, गरीब आदमी है, वो ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब ये तो यहाँ से चला जाता है, तभी पुलिस का इसके पास दोबारा फ़ोन पहुँचता है कि जहाँ पर ये लाश मिली है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर इसके बेटे की मोटरसाइकिल भी मिल जाती है। अब मोटरसाइकिल के बारे में बताया जाता है, उसकी जो लावारिस अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस वाले उस इलाके को पूरे जंगल में डॉग स्क्वाड की मदद से, आसपास के गांव वालों की मदद से, सीसीटीवी कैमरे की मदद से, सर्विलांस टीम की मदद से तमाम कोशिशें करने लगती है, और वहाँ उस इलाके में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके जितने भी दोस्त थे, जिसका नाम राकेश था, उस लाल सिंह के बेटे का, तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन वहाँ से कोई सफलता मिलती नहीं है। पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लिया, जो जली हुई लाश थी, कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर इसका पोस्टमार्टम हो रहा था। इसी बीच में राजस्थान प्रदेश के जिला भरतपुर का गांव लगता है कुंभेर, कुंभेर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मानीराम होता है, मानीराम शर्मा। हालांकि मानीराम शर्मा तो मर चुका है, लेकिन उसके परिवार के बाकी लोग यहाँ आगरा के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच जाते हैं, और पोस्टमार्टम हाउस में आने के बाद कहते हैं कि साहब 9 फरवरी 2024 को हमारा बच्चा, जिसका नाम रूपचंद शर्मा है, वो दरअसल घर से लापता हो चुका है, गायब हो चुका है, जिसकी उम्र लगभग 28-30 साल के आसपास बताई जाती है। अब उसके बाद फिर पुलिस वालों ने सीधा पोस्टमार्टम हाउस से लेके परिवार को लेके जाते हैं। वो लाश दिखाई जाती है, और लाश देखने के बाद भरतपुर से आए वो लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। चीखते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे कि साहब ये हमारे ही बेटे की लाश है, जिसको हम ढूंढ रहे थे। अब पुलिस वालों ने उसके पंचनामा भरा। पंचनामा भरने के बाद इस लड़के के रूपचंद की जो लाश थी, जिसकी शनाख्त कर ली गई थी, वो परिवार को सौंप दी जाती है, और उसके बाद फिर जो भी एक लिखा पढ़ी होती है वो पूरी कार्रवाई कर ली जाती है। वो जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और परिवार वालों का भरतपुर में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उस लड़के की किसने हत्या की, किसने नहीं की, वो अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इधर जो लाल सिंह है वो अपने बेटे को लगातार तलाश कर रहा है। अब उसके बाद फिर वो आसपास के लोगों से, जो संभ्रांत लोग हैं, मजबूत लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी पुलिस ज़्यादा सुनती है, उनके पास जाता है, हाथ जोड़ते हुए कहता है कि साहब मेरा बेटा है, 19 साल का, राकेश उसका नाम है, कभी मजदूरी कर लेता है, कभी फोटोग्राफी कर लेता है, उसकी ढूंढने में मदद करा दीजिए। वो नेताओं के पास जाता है, विधायकों के पास जाता है, सांसद के पास जाता है। जैसे जैसे वो वहाँ जाता है, वहीं से पुलिस के पास फ़ोन पहुँच जाता है। पुलिस कहती है कि हम तलाश कर रहे हैं, हमारी कोशिश जारी है, हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल उसका बेटा 18 फरवरी 2024 को लापता हुआ था, और फरवरी निकल जाता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से लगातार ये वक्त पर वक्त आगे बीत रहा था। लेकिन जब उसकी कोई सुनता नहीं है, वो रोज़ थाने जाता था, थाने जाने के बाद बैठ जाया करता था। पुलिस वाले भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आखिरकार इस बूढ़े आदमी का क्या करें, जब लगातार ये आता है, बैठ जाता है। तब पुलिस वाले उसकी जब नहीं सुन रहे थे, उसको प्यार से समझा कर, डरा कर, धमका कर, जैसा था वैसा वहाँ से भेज दिया करते थे। किसी ने उसे सलाह मशवरा दिया कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाओगे तो शायद पुलिस इसमें मामले में कुछ कार्रवाई करेगी। ये जब कई महीने बीत जाते हैं, आखिरकार जून का वो महीना था। जून के महीने में 11 तारीख थी, और 11 तारीख को कोर्ट की तरफ से एक आदेश होता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, और एफआईआर दर्ज करने के बाद मलपुरा थाने क्षेत्र को यह आदेश दिया जाता है, एफआईआर दर्ज करी जाए, और इसके बेटे को जहां भी हो ढूंढने की कोशिश की जाए, जो भी प्रयास कर सकते हो प्रयास करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब ये 11 जून 2024 को एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। साथ ही वो शक जाहिर करता है कि मेरा बेटा इन 6 लोगों की मदद से गायब हुआ है। इन 6 लोगों में एक नाम था
जिसका नाम है देवीराम। देवीराम जो कि मलपुरा थाना क्षेत्र का गांव ककुआ लगता है। ककुआ गांव का रहने वाला देवीराम जो कि मिठाई का काम करता है, यानी कि हलवाई है। कभी कभी कचौरी भी बना लेता है, तो कभी समोसे बनाता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वे अपने दुकान पर ये सामान बनाता है, बेचता है, और इसी से उसके परिवार का चलता है। अच्छा खासा काम बढ़िया ठीक ठाक उसका चल रहा है। पुलिस वाले उन 6 लोगों को हिरासत में लेती है, उनसे बातचीत करती है, पूछताछ करती है। 5 लोगों के पास पुलिस के ऐसी कोई सबूत नहीं लगते जिसके आधार पर कह सके कि इन्होंने कुछ किया होगा। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम देवीराम होता है, जो कि हलवाई होता है। उस हलवाई से पूछताछ की जा रही थी। जो सवाल उससे कर रहे थे वो सवालों का जवाब बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से दे रहा था। इस तरह से जून के महीने में यह एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से 7 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद नया साल आ जाता है, यानी कि साल 2025 लग जाता है। उसके बावजूद भी अब पुलिस करे तो क्या करे। उधर लाल सिंह बार बार पुलिस के थाने के चक्कर काट रहा है कि साहब मेरे बेटे का कुछ पता चला या नहीं चला। फिर से अब महीना आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे करते करते पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि ये हलवाई करीब 5 साल इजराइल में रहा था। इसने वहीं पर कुछ खाने बनाने का कुछ काम किया था। साथ ही इसको साउथ अफ्रीका में भी इसका काम लग गया है। ये किसी वक्त भी साउथ अफ्रीका निकल सकता है। पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि राकेश को नुकसान पहुंचाने में इसी का हाथ हो, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहे थे। उससे पूछा जाता है एक दिन कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है। उसने कहा कि साहब मैं ज़्यादा नहीं, बस 8वीं हूँ। 8वीं पास हो या फेल हो, तो कोई कहने लगता है कि फेल है, कोई कहता है ये पास है। पुलिस वाले जो पढ़े लिखे थे, कोई आईएएस है न, कोई आईपीएस है, तो कोई दरोगा है, तो कोई इंस्पेक्टर है, कोई सीओ है, सभी उसकी बातों में एकदम उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन सफलता कुछ मिलती नहीं है। उसके सामने सर मारने के अलावा और कुछ था नहीं। एक दिन उसका मोबाइल एक पुलिस वाले ने हाथ में ले लिया। हाथ में लेने के बाद उससे फिर पूछताछ करने लगा, बातचीत करने लगा, और सवाल जवाब करते करते अचानक ही उस पुलिस वाले ने फेसबुक का मैसेंजर खोला, और मैसेंजर खोलने के बाद वहां पर राकेश टाइप किया। और जैसे ही राकेश टाइप करता है तो राकेश से कम्युनिकेशन हुआ था, और उससे ये पता चलता है कि राकेश से उस दिन बात हुई थी जिस दिन राकेश गायब होता है, यानी कि 18 फरवरी 2024 को। बस पुलिस की नींद यहीं से खुल जाती है। पुलिस को एक सबूत हाथ लग जाता है। अब पुलिस ने जो सीडीआर निकलवाई थी उसको फिर से बारीक से खंगालना शुरू किया, तो पता चलता है कि खारी नदी है। खारी नदी में 18 फरवरी 2024 की रात को उस लड़के की भी लोकेशन अंतिम वहीं थी, और इसकी भी लोकेशन वहां देखी गई थी। लेकिन पुलिस ने सरसरी नज़र से उस पर नज़र नहीं डाल पाई, और इसलिए फिर पुलिस ने जब सबूतों को जोड़ना शुरू किया है तो देवीराम को पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद शुरुआत में पुचकार के कि जो सच सच है वो बता दो, बाकी हम तुम्हारी मदद कर देंगे। पुलिस ने कुछ इसी तरह से हाथ रखा, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस ने फिर सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू किया है। 15 सितंबर 2025 को आखिरकार उसे पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है, तब उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि साल ये 2023 की बात है। एक दिन ये लड़का राकेश, जो कि उसके गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रहता है, ज़्यादा नहीं, कभी वो मजदूरी करता है, कभी फोटोग्राफी काम करता है, कभी कुछ करता है। एक दिन वो उसके घर पे चलाता है, घर पे था नहीं। इसी बीच में उसकी बेटी बाथरूम में नहा रही थी। नहाते हुए उसने उसकी बेटी का वीडियो बनाया, और उसने वीडियो बनाने के बाद फोटो बनाए, और वो उसकी बेटी को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। बेटी परेशान हो रही थी। एक दिन मैंने बेटी से पूछ लिया, तो बेटी ने बताया कि वो जो लड़का जो फोटोग्राफी का काम करता है वो उसे काफ़ी वक्त से परेशान कर रहा है। पिता को इस बात पर गुस्सा आता है। पिता संभ्रांत लोगों के पास जाता है, और जाने के बाद कहता है कि साहब मदद कर दीजिए। वो पिता पुलिस के पास भी जाता है। पुलिस से जाकर कहता है कि साहब मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा कुछ किया है। पुलिस ने भी इस मामले में लीपापोती कर दी, और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि समझौता करा दिया था, शायद इसलिए उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। अब देवीराम को गुस्सा आ जाता है। देवीराम सोच रहा था कि अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला वो हर हाल में लेके ही रहेगा, इसलिए उसने 18 फरवरी 2024 की रात को कुछ ऐसा मैसेज मैसेंजर के माध्यम से किया कि वो लड़का दौड़ता हुआ दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे दुकान पर आता है, इस वक्त दुकान पर कोई था नहीं। लड़के ने मफलर पहना हुआ था, सर्दी का महीना था। इसी बीच में एक लोहे का तार, जो तार होता है, तार लेने के बाद साथ ही उसने उस मफलर से कुछ ऐसा ताकत से उसके गले को दबाया, और तब तक दबा के रखा जब तक उस लड़के के, राकेश के प्राण नहीं निकल गए, यानी कि वो मर नहीं गया। राकेश की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब सोच रहा था कि आखिरकार इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए, कहाँ लगाए। तभी वो नित्या किशोर, जो कि इसका खुद का भतीजा होता है हलवाई का, उसको वो मैसेज करता है, फ़ोन करता है या बुलाता है। कहता है बेटा एक बात हो चुकी है, तुम्हारी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तुम मेरी मदद कर दो। लड़का कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही नीले ड्रम का इंतजाम किया जाता है। नीले ड्रम के अंदर लाश रखी जाती है। लड़का कहता है कि यहाँ से लाश ले जाने में हमें आसानी हो जाएगी,
कोई रोक टोक भी नहीं करेगा, ऊपर से कुछ सामान रख देंगे। जैसी प्लानिंग थी वैसे करते हैं। एक लोडर की व्यवस्था कराई जाती है और लोडर की व्यवस्था कराने के बाद उस लोडर में रखकर वो यहाँ से चले जाते हैं। लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्वालियर आगरा हाईवे पर एक कटी पुल है। कटी पुल के पास सरसों का खेत है। सरसों खेत में ले जाने के बाद उस ड्रम को रख देते हैं। बड़ी मात्रा में वो अपने साथ पेट्रोल भी लेके आए थे, ज्वलनशील पदार्थ भी लेके आए थे। लाने के बाद जितना उसमें डाल सकते थे उतना डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। जैसे ही उसमें आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद इसके बाद आराम से छुपकर तसल्ली से देख रहे थे। जब वो काफ़ी मात्रा में जल जाता है तो जलने के बाद उन्हें फिर इत्मीनान हो जाता है कि उस लाश को देखते हैं अंतिम रूप में। और अंतिम रूप में लाश देखने के बाद उन्हें लग जाता है कि शायद अब किसी को पता नहीं चलेगा, अब इसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन पुलिस ने आखिरकार जब उस लड़के के यानी कि मरने वाले का डीएनए कराया था तो डीएनए सैंपल इस की मां का भी लिया गया था, साथ ही जो भरतपुर में जो लाश लेके गए थे उनका भी डीएनए लिया गया था। जब डीएनए मैच कराया गया तो भरतपुर वालों से डीएनए मैच नहीं हुआ था और इस लड़के के राकेश की मां से उसका डीएनए सैंपल मैच हो गया था। और इसी के आधार पर ही उन्होंने इस देवीराम को पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की। करीब 1.5 किलोमीटर दूर वो रहता है। लड़की का गांव और उस लड़के के गांव में 1.5 किलोमीटर का फासला है और 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में पुलिस को लगभग 19 महीने का समय लग जाता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने दृश्यम का पहला पार्ट, दृश्यम का दूसरा पार्ट देखकर ही पूरी कहानी को रची हो। हालांकि ये कहानी पहले आ चुकी है, इस कहानी से उस कहानी का कोई मेल नहीं है। लेकिन वाकई उस देवीराम ने जो हलवाई है उसने ये जुगाड़ बिठा लिया था, साउथ अफ्रीका में नौकरी की तलाश कर ली थी। पुलिस वालों को जैसे ही ये बात का पता चलता है कि वो साउथ अफ्रीका भाग सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपना पासपोर्ट जमा कर दो और जब तक ये केस हल नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं जाओगे नहीं। फिलहाल वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाकर उस बूढ़े पिता को, जो गरीब आदमी है, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, इस पिता ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए जो किया, कुछ लोग इस बात की तारीफ भी करेंगे। तारीफ इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो चौकी जाता है, थाने जाता है अपनी बेटी के उस समस्या को लेकर। लेकिन पुलिस ने इतनी गंभीरता से उस मामले को नहीं लिया था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। यदि इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद ये कत्ल कभी नहीं होता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, साथ ही आपको बताना है, खासकर पुलिस को ये जानकारी देनी है कि आपकी ड्यूटी जिस काम के लिए लगी है उस काम को अगर पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से आप करें तो शायद ये दिक्कतें, परेशानी जो होती हैं, हम जो आए दिन कानून पर उंगलियां उठाते रहते हैं, क्योंकि कानून किसी भी अपराधी को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं होते। यदि पर्याप्त सबूत, एक एक चीज को बारीकी से जांच पड़ताल करके अदालत में सबूत रखे जाएं तो कोई भी अपराधी छूट ना पाए। इसलिए पुलिस की बड़ी लापरवाही रहती है। जो 20-20 साल पुराने केस चलते रहते हैं, 10-10 साल पुराने केस चलते रहते हैं और बाद में अदालत कहती है कि सबूतों का अभाव में हम इन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए पुलिस को प्राथमिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इस कहानी में भी करना चाहिए था। जाते जाते तेजा कन्वर हैं, साथ ही अकरम शेख हैं और आफ्ताब आलम हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें इमामुद्दीन खान हैं जो कि यूएई में रहते हैं। साथ ही मेरी इनसे बात भी हो रही थी मैसेंजर के माध्यम से। आज मैसेंजर के माध्यम से घटनाक्रम का खुलासा हुआ। वो कहते हैं कि तुमने नेपाल की जो कई कहानियाँ सुनाई हैं उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसमें कुछ मिस्टेक हुई हैं। दोस्तों, मैं भी अपने जो सोर्सेस हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं या फिर पुलिस वालों से या फिर और मीडिया वालों से, साथियों से ऐसी जानकारी जुटाने की तमाम कोशिश करता हूं। हमारी टीम जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। नेपाल में मेरा कोई सोर्स नहीं था। यदि वहाँ नेपाल की कुछ कहानी में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। और इमामुद्दीन खान, आपने एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से देखा, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने खामियाँ बताई हैं। साथ ही महफूज अंसारी हैं, बलराज सिंह हैं, मोहम्मद जमील हैं, मकीन गुज्जर हैं, ऋषि धानुक, प्रतिभा हैं, अंकुल सिंह, हाशिम सिद्दीकी, सतीश चंद्रा एडवोकेट, सूर्यकांत वर्मा, बंटी सिंह, संगीता राजपूत, मुमताज सैफी, रिंकी रानी, जगत राजवंशी, राजीव बंसल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।